तो आज का अपना पहला टाइटल है स्केलर या फिर डॉट प्रोडक्ट। इधर कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इधर कुछ इसके रिजल्ट हैं, ठीक है। ये मैं सब आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, मैं कोई सीक्वेंस मिस ना कर दूं, इस वजह से मैंने सारा एक साथ लिख दिया है, ठीक है। तो स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं या फिर डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। फॉर एनी वेक्टर, फॉर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ए वेक्टर और बी वेक्टर दो वेक्टर है, उनके लिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है ना, डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट। अब डॉट प्रोडक्ट से आप सीधे सीधे बोल सकते हो कि बीच में डॉट आएगा, है ना, मतलब याद रखने का तरीका है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू क्या होगी, ए बी कॉस थीटा। थीटा क्या होता है, एंगल, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल क्या है। अब यहाँ पे सर आपने ओनली ए और बी लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे बोल देता हूँ ए वेक्टर के मॉडुलस को मैंने ए बोला है और बी वेक्टर के मॉडुलस को मैंने बी बोला है। अब मैं इसकी जगह ये भी लिख सकता हूँ, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू ए वेक्टर का मॉडुलस इनटू बी वेक्टर मॉडुलस इनटू कॉस थीटा, ठीक है। तो अगर ये यूज करना हो तो ये भी यूज करो, ये यूज करना हो तो ये भी यूज करो, दोनों चलते हैं। कि सर यहाँ पे थीटा क्या होता है, जो थीटा इक्वल्स टू एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है। ये साइन किसको शो करता है, यहाँ पे एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। थ्योरी में लिखना हो तो थ्योरी में लिख लेना, ब्लॉक लगा के यहाँ पे एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है। ये भी क्लियर हो गया। फिर जो सर थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, थीटा की वैल्यू 0 से लेके पाई के बीच में ही होगी कुछ भी, ठीक है। तो ये तो सब कुछ हो गया ए वेक्टर और बी वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट के बारे में, है ना। कॉस लिया अपन ने, कॉस थीटा हो गया। अब देखो इसके कुछ रिजल्ट हैं। अब देखो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कि कहाँ से आया क्या है, सीधा सीधा देख लो, क्योंकि ये वैसे भी लास्ट वाले टॉपिक्स होते हैं। स्टार्टिंग में आप इतना कुछ पढ़ चुके होते हैं ना, कॉम्प्लेक्स नंबर, बाइनोमियल, सीक्वेंस सीरीज, उसके बाद इंटीग्रेशन, उसके बाद डिफरेंशिएशन, सबसे लास्ट में आता है ये वेक्टर और 3D। उसके बाद इसमें भी अगर आप सोचोगे ना, जैसे आप 3D में सोचने लग गए या पैराबोला में सोचने लग गए या फिर हाइपरबोला में सोचने लग गए, कहाँ से क्या हुआ, तो इतना कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। फिलहाल देख लेना डॉट प्रोडक्ट होता क्या है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। देखो जो रिजल्ट होता है ना, ये यहाँ पे ये वेक्टर जरूर होगा, बट इधर जो रिजल्टेंट होगा ना, ये क्या होगा, आपका स्केलर निकल के आएगा। तो इधर कभी भी स्केलर, इधर कभी भी वेक्टर मत लिख देना। जैसे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू पी दिया हुआ है, तो यहाँ पे पी वेक्टर कभी भी नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये क्या है अपने पास, ये है अपने पास डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट क्या होगा, हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी होगी, वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगी। तो ये तो हुआ बेसिक, अपन को पता चल गया ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का आंसर कितना होता है, ए वेक्टर का मॉडुलस इनटू बी वेक्टर का मॉडुलस इनटू कॉस थीटा, ठीक है। थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक होती है, 0 से लेके पाई तक। अभी तक के लिए ये पढ़ा है, 0 भी इंक्लूडेड है, पाई भी इंक्लूडेड है। अब इसके कुछ रिजल्ट हैं, जैसे देखो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, कैसे लिख सकता हूं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। कैसे लिखा सर आपने, मैंने क्या बोला, ए वेक्टर इनटू बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर का मॉडुलस बी वेक्टर का मॉडुलस इनटू कॉस थीटा, ये मैंने बोला। अब देखो सपोज करो ये ए वेक्टर है और ये अपने पास बी वेक्टर है, ये थीटा है, तो ए वेक्टर का बी वेक्टर का ए के ऊपर प्रोजेक्शन, ये अपने पास इधर ए वेक्टर जा रहा है, तो ये यहां से लेके यहां तक इसकी प्रोजेक्शन की वैल्यू है ना, तो प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर क्या था, फर्स्ट लेक्चर में सिखा दिया था मैंने आपको, इसका मॉडुलस और कॉस थीटा, बी वेक्टर का मॉडुलस इनटू कॉस थीटा। तो ये प्रोजेक्शन होता है बी वेक्टर का ए वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन। तो देखो प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, अब मैंने ऐसा लिखा है, अब मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, प्रोजेक्शन ऑफ बी, ये क्या है, बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, ठीक है। अब क्या था, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर था अपने पास, ए वेक्टर का मॉडुलस बी वेक्टर का मॉडुलस कॉस थीटा, ये था। अब बी वेक्टर का मॉडुलस इनटू कॉस थीटा, इसको ब्रैकेट लगाओ। अब ये क्या हो गया, ये हो गया अपने पास प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, तो इसकी जगह मैंने क्या लिखा, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर इनटू ए वेक्टर का मॉडुलस, ठीक है, यही लिखा हुआ है यहाँ पे। ए वेक्टर इनटू बी वेक्टर को आप प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर भी बोल सकते हो, या फिर प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये आपका पॉइंट क्लियर हुआ होगा
किस टाइप से ये प्रोजेक्शन में लिखने में आया, तो प्रोजेक्शन अपन को पता है, ये तो था प्रोजेक्शन। अब प्रोजेक्शन वेक्टर पूछ लेता ना वो, ये तो था प्रोजेक्शन का मैग्नीट्यूड, प्रोजेक्शन वेक्टर पूछ लेता तो इधर क्या लगता, ए के पावर लगता। डायरेक्शन किसके साइड है, प्रोजेक्शन वेक्टर की डायरेक्शन ए वेक्टर की तरफ। तो ये वाला पॉइंट भी क्लियर हुआ होगा। मैं सारे पॉइंट आपके इधर क्लियर कर दूंगा। दूसरा पॉइंट देखो क्या है, फॉर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, अगर ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर ग्रेटर देन 0 है, तो मतलब थीटा क्या है, एक्यूट एंगल। अब अपन को पता है ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री है। यहां से लेके यहां तक कि थीटा वेरी करेगा, ये तो सिखाया अभी, है ना। क्या बोला था, 0 से लेके 180 के बीच में, पाई मतलब 180। अब यहाँ पे जो cos थीटा है वो क्या होता है, ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव होता है। बट यहाँ पे क्या होता है, अपने आप cos थीटा क्या हो जाता है, लेस देन 0, नेगेटिव हो जाता है। तो यहाँ पे cos थीटा नेगेटिव, अगर थीटा की, अगर a वेक्टर इंटू बी वेक्टर ग्रेटर देन 0। अब देखो कि सर ये भी कैसे हुआ, ये भी समझाओ आप। तो a वेक्टर इंटू बी वेक्टर इक्वल्स टू a वेक्टर का मॉडुलस b वेक्टर का मॉडुलस इंटू cos थीटा, यह है ना। तो ये मॉडुलस है ऑलवेज पॉजिटिव, ये कभी नेगेटिव नहीं होता। मॉडुलस हमेशा एक फिजिकल क्वांटिटी होगी, कौन सी, पॉजिटिव। तो ये हमेशा पॉजिटिव है, सिमिलरली ये भी हमेशा पॉजिटिव होगा। तो डिपेंड किस पे करा, पॉजिटिव और नेगेटिव, अपने आप cos थीटा पे डिपेंड करेगा। अब क्या बोला अपन ने, cos थीटा की वैल्यू 0 से लेके 90 तक है, मतलब एक्यूट है। अगर ऐसा है तो वहां पे cos थीटा पॉजिटिव होता है, cos थीटा पॉजिटिव होगा तो a वेक्टर इंटू बी वेक्टर क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। समझ आ गया। तो दूसरे में मैं अपने आप बोल सकता हूँ ना, a वेक्टर इंटू बी वेक्टर, a वेक्टर डॉट बी वेक्टर लेस देन 0 हो तो थीटा क्या होगा, ऑब्ट्यूज, मतलब 0 से 90 से लेके 180 के बीच में। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 0 से लेके 90 के बीच वाला एंगल। इसका मतलब क्या होता है, 90 से लेके 180 के बीच वाला एंगल। और a वेक्टर इंटू बी वेक्टर 0 हो तो परपेंडिकुलर है, क्योंकि cos 90 की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। जैसे अगर यहाँ पे थीटा की वैल्यू 90 हो जाए तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है, cos π/2 या फिर cos 90 कितना हो जाता है, 0। तो ये 0 हो गया तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, 0। तो अगर a वेक्टर इंटू बी वेक्टर की वैल्यू 0 होती है तो रिजल्ट कितना होता है, तो उसके बाद आप बोल सकते हो a वेक्टर परपेंडिकुलर टू b वेक्टर। तो ये दूसरा वाला पॉइंट भी आपको क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं अपन तीसरे वाले पॉइंट की तरफ। तीसरा वाला पॉइंट क्या है, तीसरा वाला पॉइंट बोलता है a वेक्टर प्लस माइनस b वेक्टर के का होल स्क्वायर, या फिर a वेक्टर प्लस माइनस b वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर, दोनों एक ही बात होती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। यहाँ पे ये लिखूं मैं या फिर ये लिखूं, एक ही बात होती है। कि सर ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि स्क्वायर है ना। अब देखो स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, तो आप मोड भी लगा दोगे ना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। होल स्क्वायर क्या होता है, हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, और एक मोड भी क्या होती है, एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। तो या फिर ये, या फिर मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, a वेक्टर का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a वेक्टर इंटू b वेक्टर cos थीटा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे a वेक्टर स्क्वायर b वेक्टर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू 2a वेक्टर डॉट b वेक्टर cos थीटा, या फिर या तो ऐसे लिखो, देखो, या इन दोनों की जगह मैं क्या लिख सकता हूं। अब मैंने a स्क्वायर लिखा है प्लस b स्क्वायर लिखा है प्लस 2a वेक्टर डॉट b वेक्टर लिखा है। या तो आप ये यूज करो a वेक्टर डॉट b वेक्टर, या फिर अब देखो a स्क्वायर एग्जैक्टली है क्या, एग्जैक्टली है। अब ये वेक्टर नहीं है, स्क्वायर होते ही क्या हो जाएगा, ये a वेक्टर का मॉडुलस का स्क्वायर लिखा हुआ है, मतलब समझ जाना, b वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर प्लस, अब ये फॉर्मूला ओपन कर दो तो 2। अब यहाँ पे भी a वेक्टर का मॉडुलस b वेक्टर का मॉडुलस cos थीटा, वेक्टर पूरा गायब हो गया यहाँ से। तो या तो ये लिखो या फिर ये लिखो, एक ही बात है। जैसा मैंने बोला, बुक्स में, काफी बुक्स में आपको मिलेगा a वेक्टर के मॉडुलस की वैल्यू को वो a बोलेगा, सिमिलरली b वेक्टर के मॉडुलस की वैल्यू को वो b बोलेगा, है ना। तो ये आप अपने आप समझ जाना। यहाँ पे a स्क्वायर b स्क्वायर का मतलब क्या है, कोई नया चीज नहीं है, इसका मतलब क्या है, a वेक्टर का मॉडुलस ही है वो। तो ये था अपना तीसरा पॉइंट। जो फोर्थ पॉइंट होगा वो भी इससे रिलेटेड ही है। फोर्थ पॉइंट में क्या है, 3 वेक्टर का स्क्वायर है। 3 वेक्टर का स्क्वायर है मतलब a वेक्टर प्लस माइनस b वेक्टर प्लस माइनस c वेक्टर होल स्क्वायर। इसको मैं a वेक्टर प्लस माइनस b वेक्टर प्लस माइनस c वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर भी बोल सकता हूँ। सभी की वैल्यू सेम होगी कितनी, सिग्मा a स्क्वायर प्लस 2 सिग्मा a वेक्टर डॉट b वेक्टर। कि सर ये क्या लिख दिया आपने, तो सिग्मा का मतलब देखो आपको पता होना चाहिए,
सिग्मा ए स्क्वायर, अब ये ध्यान रखना, ये काफी क्वेश्चंस में अपन यूज करेंगे ऐसा, तो ये अच्छे से समझ लेना। सिग्मा ए स्क्वायर का मतलब क्या है, कितने हैं, ए बी सी 3 आ रहे हैं ना, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है इसका मतलब, ठीक है। सिग्मा ए स्क्वायर लिख दिया, मतलब जितने भी तीनों क्लॉकवाइज में चल रहे हैं ना, ए बी सी, ये इस टाइप से। तो ये जैसे अगर मैंने ऐसा लिखा हुआ होता सिग्मा ए डॉट बी लिखा हुआ ना, तो ए इंटू बी, फिर बी इंटू सी, फिर सी इंटू ए, ऐसा आएगा। पूरा क्लॉकवाइज कंप्लीट करना है आपको, एंटी क्लॉकवाइज आपको कंप्लीट करना है। तो ये कितना हो जाएगा 2। अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ठीक है। पूरा सर्कल कंप्लीट करना है। सिग्मा का मतलब यही है कि सर क्वेश्चन में ए और बी होता तो ए और बी आता, सर क्वेश्चन में डी बी हो जाता तो डी बी आ जाता, मतलब ए बी सी और डी हो जाता, मतलब ए डॉट बी डॉट सी डॉट डी और डी डॉट ए, पूरा ए तक साइकिल अपन को कंप्लीट करके लेके आना है। तो सिग्मा का मतलब ये होता है, तो ये आप समझे। अब देखो ये फिर सर ए स्क्वायर क्या होता है, तो ये मतलब वही है, ए वेक्टर का मॉडुलस का स्क्वायर, बी वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर, सी वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर, ऐसा होगा प्लस 2। अब देखो, अब यहाँ पे देखो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल अलग हो सकता है, बी वेक्टर और सी वेक्टर के बीच का एंगल अलग हो सकता है, तो यहाँ पे प्लस 2 ए वेक्टर मॉडुलस बी वेक्टर का मॉडुलस कॉस अल्फा में लिखूंगा, प्लस 2 बी वेक्टर का मॉडुलस सी वेक्टर का मॉडुलस, बी वेक्टर और सी वेक्टर के बीच में एंगल में भी अलग हो सकता है, तो मैंने कॉस बीटा लिया, प्लस 2 सी वेक्टर का मॉडुलस इंटू ए वेक्टर का मॉडुलस, अब मैंने क्या लिया, कॉस गामा लिया। तो वैल्यू अलग अलग हो सकती है, ध्यान देना यहाँ पे। अगर तीनों के बीच का एंगल सेम होगा ना, तो कॉस थीटा कॉस थीटा कॉस थीटा आएगा, कॉस थीटा फिर कॉमन आ जाएगा। तो ये वाला फॉर्मूला भी क्लियर हुआ होगा आपको, काफी क्वेश्चंस में यूज होगा। देखो क्वेश्चंस को सॉल्व करने में यूज होगा ये वाला फॉर्मूला, तो ध्यान रखना क्या है। और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर में भी कंफ्यूज नहीं होना है, मतलब क्या है, मॉडुलस का स्क्वायर लिखा हुआ है वो। तो तीसरा पॉइंट भी क्लियर हुआ, फोर्थ पॉइंट भी क्लियर हुआ, और ये सिग्मा भी अच्छे से समझ लेना। इसके बाद आता है अपने पास फिफ्थ पॉइंट, सम ऑफ स्क्वायर। अब देखो इसमें एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, स्टेटमेंट क्या बोलता है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायगोनल, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम। अब मतलब अब पैरेललोग्राम जो होता है ना, उसका डायगोनल, दोनों पैरेललोग्राम अपन ने देखे हुए हैं, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन अपन ने देखा था वेक्टर्स में, तो उसके एक डायगोनल की वैल्यू थी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, दूसरे डायगोनल की वैल्यू थी ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, यही निकाली थी अपन ने। तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल्स टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड्स, मतलब इन दोनों का एडिशन कर दो और इनका स्क्वायर कर दो। अब स्क्वायर को मैं मॉडुलस का स्क्वायर भी तो लिख सकता हूँ कि सर मॉडुलस का स्क्वायर क्यों लिख रहे हो, नॉर्मल स्क्वायर लिखो, तो दोनों के मतलब एक ही है, ए स्क्वायर लिखो या फिर ए मॉडुलस का स्क्वायर लिखो, बात एक ही है। ऐसा कैसा अपन दो चीज हो तो उसमें भी अपन ऐसा कैसा कर सकते हैं। तो इनका मैंने मॉडुलस का स्क्वायर किया, तो इनकी वैल्यू क्या होगी, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड्स इक्वल्स टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड्स, है ना, बट 2 इंटू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड्स होगा ये, ठीक है। तो ये कितना, हाँ बट अगर पैरेललोग्राम के लिए तो अपन लिख सकते हैं ना सम ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड्स, क्योंकि पैरेललोग्राम में तो 4 साइड होती है, तो 2 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, मतलब 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसा होगा। कि सर ये कैसे आया, तो देखो कुछ नहीं करना आपको, जो पहले सेकंड रिजल्ट में अपन ने लिखे थे ना, जो 2 फॉर्मूलाज लिखे थे, 2 या 3 जो भी फॉर्मूलाज अपन ने लिखे थे, वो पुट कर देना, अपने आप रिजल्ट प्रूफ हो जाएगा। जैसे अपन लिखते हैं यहाँ पे, मैंने क्या लिखा यहाँ पे, ए वेक्टर मॉडुलस स्क्वायर प्लस बी वेक्टर मॉडुलस स्क्वायर प्लस 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर मॉडुलस स्क्वायर प्लस बी वेक्टर मॉडुलस स्क्वायर, यहाँ पे बीच में माइनस है तो -2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ऐसा आएगा। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिख रहा हूं मैं, अगर ए डॉट ए बी कॉस थीटा भी मैं लिख सकता था, इक्वल्स टू 2। अब यहाँ पे नॉर्मल ए का मतलब क्या है, ए वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर, बी वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर, यही होता है नॉर्मल का मतलब। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, अपने आप रिजल्ट क्या हो गया, वहां पे पहुंच जाओगे आप। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी काफी क्वेश्चंस में यूज होती है थ्योरम, ये भी ध्यान रखना क्या है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम इक्वल्स टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ साइड्स, ठीक है। अब आगे चलते हैं, देखो सिंपल से 3 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, वो तीनों क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। कैमरा चालू है, एक बार अपन देख लेते हैं।
क्योंकि जो कैमरा है वो कभी कभी बंद हो जाता है और मैं बोलता रह जाता हूँ। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है ना। फर्स्ट क्वेश्चन, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल्स टू 0 गिवन है। ए वेक्टर का मॉडुलस 3 है, बी वेक्टर का मॉडुलस 1 है, सी वेक्टर का मॉडुलस 4 है। तो सिग्मा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू क्या होगी, ये पूछा है अपन से। तो यहां से ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मॉडुलस 0 है, तो इसका स्क्वायर कर दो, वो भी 0 होगा। इसको ओपन कर दो, ए वेक्टर का मॉडुलस स्क्वायर, बी वेक्टर का मॉडुलस स्क्वायर प्लस सी वेक्टर के मॉडुलस स्क्वायर प्लस 2, क्या लिखा था सिग्मा। अब देखो यहाँ पे प्लस 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 है तो प्लस आएगा, अगर यहाँ पे माइनस होता तो माइनस ए बी आता, माइनस बी सी आता, प्लस सी ए आता, ये आपको पता होगा। जैसे a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आप करोगे ना तो कितना होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो आएगा ही आएगा, माइनस 2ab होगा, है ना। a इंटू बी, तो प्लस इंटू माइनस माइनस होगा, फिर माइनस इंटू प्लस अगेन माइनस होगा, फिर प्लस इंटू प्लस, फिर यहाँ पे c और a में पॉजिटिव होगा। तो ये ध्यान रखना कि सर हमेशा पॉजिटिव नहीं, अगर बीच के साइन चेंज हुए ना तो यहाँ पे भी साइन अपन को रेस्पेक्टिवली चेंज करने पड़ेंगे। जैसे अगर ऐसा आ गया ना तो मैं यहाँ पे अब ऐसा नहीं लिख सकता सिग्मा ए बी 2ab, ये गलत हो जाएगा। क्योंकि देखो सिग्मा में तो हमेशा बीच में प्लस साइन आता है ना, बट यहाँ पे 2 में नेगेटिव आ रहा है और 1 में पॉजिटिव आ रहा है। तो अगर बीच में एक भी नेगेटिव होता ना तो मैं इसको सिग्मा 2ab नहीं लिख सकता था, बट अगर सारे के सारे पॉजिटिव है तो अपन सिग्मा लगा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है अपने पास, सब पॉजिटिव, तो प्लस 2 सिग्मा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू भी क्या है 0। इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 3, तो 3 का स्क्वायर 9, इसकी वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर 1, इसकी वैल्यू 4, तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 सिग्मा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर की वैल्यू। तो ये कितना निकल के आएगा, इन सभी को उधर फेंक दो, सिग्मा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू, ये कितना हुआ अपने पास 10 26 माइनस का 26 अपॉन 2 विच इज माइनस का 13। तो ये आंसर हो गया इस क्वेश्चन के लिए। सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन देखो, ए वेक्टर का मॉडुलस 11 दिया हुआ है, बी वेक्टर का मॉडुलस अपन को 23 दिया हुआ है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मॉडुलस अपन को 30 दिया हुआ है। तो अपन से क्या पूछ लिया इसने, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की वैल्यू बताओ क्या होगी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मॉडुलस की वैल्यू बताओ क्या होगी। तो देखो अभी अभी अपन ने एक थ्योरम पढ़ी थी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर प्लस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू ए वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर। अब अगर आपको दिख रहा है इसमें दोनों चीजें दी हुई है, बस ये पूछा है अपन से, तो वैल्यू पुट कर दो, यू विल गेट द आंसर। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर प्लस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर कितना दिया हुआ है 30, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 30 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू ए वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर 11 का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर 23 का स्क्वायर। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की वैल्यू कितनी हो जाएगी इक्वल्स टू रूट ओवर रूट लगेगा, ये उधर जाएगा तो यहाँ पे 2 इंटू 121, 11 का स्क्वायर कितना होगा 121 प्लस 23 का स्क्वायर लिख लेना, जो भी आएगा सॉल्व कर लेना खुद, माइनस 3 का स्क्वायर 900 माइनस 900, उसका रूट ले लेना, यू विल गेट द फाइनल आंसर। सिंपल सी कैलकुलेशन है, आप खुद सॉल्व कर सकते हो, मैं कंप्लीट नहीं कर रहा हूँ इसको। अब आगे वाला क्वेश्चन देखो, इसका क्या है, ए वेक्टर बी वेक्टर आर यूनिट वेक्टर, तो ए बी सी तीनों यूनिट वेक्टर हैं। अब यूनिट वेक्टर का आप मतलब क्या समझते हो, मतलब उसमें डायरेक्शन तो होगी बट उसका मॉडुलस कितना होगा अपने पास 1। तो यूनिट वेक्टर अपन को पता चल गया। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन है अपने पास सिंपल सा, मतलब ए वेक्टर का मॉडुलस बी वेक्टर का मॉडुलस और सी वेक्टर का मॉडुलस कितना है 1। यूनिट वेक्टर का मतलब यही होता है, उसने क्वेश्चन में यही लिखा हुआ है, इफ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर यूनिट वेक्टर्स एंड ए वेक्टर बी वेक्टर के बीच का एंगल ए वेक्टर एंगल बी वेक्टर इक्वल्स टू बी वेक्टर एंगल सी वेक्टर इक्वल्स टू सी वेक्टर एंगल ए वेक्टर, सभी तीनों के बीच का एंगल कितना है π/3 है, सेम एंगल है ए और बी के बीच में भी, बी और सी के बीच में भी, सी और ए के बीच में भी। तो ए वेक्टर
किसकी वैल्यू पूछी इसने, a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर माइनस 3c वेक्टर का मॉडुलस बताओ क्या होगा। तो ये भी बढ़िया क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो देखो इसकी वैल्यू पूछी अपन से क्या होगी, तो इसका स्क्वायर निकाल लो, a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर माइनस 3c वेक्टर का मॉडुलस का स्क्वायर कितना होगा, a वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर 4 बाहर आ जाएगा, b वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बाहर आ जाएगा 9, c वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर। ठीक है, अब जैसा मैंने आपको समझाया था a और b पॉजिटिव साइन वाले हैं बट c क्या है, नेगेटिव साइन वाला है, तो प्लस 2 तो आएगा ही सही, 2 तो बाहर है ही सही, a वेक्टर डॉट है ना, 2 जो कांस्टेंट है ना मैं उसको बाहर लिख रहा हूं, मतलब 2 a वेक्टर डॉट b वेक्टर, यही होगा। अब b और c के बीच में यहाँ पे प्लस इंटू माइनस क्या होने वाला है, माइनस, ये ध्यान रखना है, यहाँ पे सिली सी मिस्टेक हो जाती है, प्लस इंटू प्लस, प्लस होगा तो बीच में प्लस आया है यहाँ पे, ये पॉजिटिव वाला है, प्लस इंटू माइनस क्या होगा, नेगेटिव, तो माइनस 3 2 जा 6, 6 मैंने पहले लिख दिया क्या है, b वेक्टर डॉट c वेक्टर, और माइनस इंटू प्लस अगेन क्या होगा, माइनस, तो माइनस 3 को मैंने पहले लिख दिया a वेक्टर डॉट c वेक्टर। ओके, अब इसकी वैल्यू 1 है तो यहाँ पे 1 प्लस 4 प्लस 9 ऐसा ही होगा, प्लस 2 इंटू, अब देखो 2 इंटू, अब a वेक्टर और b वेक्टर के बीच में भी एंगल कितना है, a वेक्टर और b वेक्टर के बीच में एंगल हमेशा कितना लिखा हुआ है ना उसने, π/3 60 डिग्री है, π/3 का मतलब क्या हुआ, 60 डिग्री, तो ये भी 60 है, ये भी 60 है, ये भी 60 है, तो cos 60 बाहर आ जाएगा, तो 2 इंटू cos 60 मैं लिख देता हूं यहाँ पे, कितना हो जाएगा, 2 इंटू a वेक्टर का मॉडुलस b वेक्टर का मॉडुलस cos 60, तो cos 60 तो बाहर आ गया, a वेक्टर का मॉडुलस और b वेक्टर का मॉडुलस कितना हो जाएगा 1, तो 2 इंटू 1 इंटू 1 माइनस 6, यहाँ पे भी सेम टू सेम 1 इंटू 1, यहाँ पे भी सेम टू सेम 3 1 इंटू 1, cos 60 और 2 आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेंगे, 9 और 5 कितना हो गया 1 4 प्लस यहाँ पे कितना हुआ, ये हो जाएगा आपके पास 2 माइनस 9, 2 माइनस 9 7, तो 14 माइनस 7 विच इज 7। ठीक है, बट इसके ओनली इसकी वैल्यू पूछी थी तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, √7, क्योंकि स्क्वायर की वैल्यू है ना, ये 7 किसकी वैल्यू है, स्क्वायर की वैल्यू, बट ओनली a प्लस 2b माइनस 3c की वैल्यू पूछी थी उसने, तो मॉडुलस इक्वल्स टू स्क्वायर रूट लेंगे अपन तो कितना हो जाएगा, √7 फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ आए हैं, आगे चलते हैं अभी। इसके बाद अपने पास ये क्वेश्चन है और कुछ थ्योरेटिकल है, वो पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं, वो भी मैं कवर कर दूंगा। पहले देखो, p इज द वेरिएबल पॉइंट, कोई भी एक वेरिएबल पॉइंट है इन स्पेस, स्पेस के अंदर है, एंड a एंड b आर 2 फिक्स्ड पॉइंट, 2 फिक्स्ड पॉइंट है। फाइंड लोकस ऑफ p इन फॉलोइंग केसेस व्हेन pa डॉट pb की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, pa डॉट pb की वैल्यू लेस देन 0 है, pa डॉट pb की वैल्यू इक्वल्स टू 0 है। तो काफी जनरल क्वेश्चन है। देखो, ये एक स्फीयर हो गया है ना, कोई भी एक स्फीयर हो गया, मतलब 3D फुटबॉल जैसा कंसीडर करो, तो जो a और b पॉइंट है ना वो अपने डायमीटर वाले होंगे, दिस इज अवर a एंड b पॉइंट, तो डायमीटर वाले 2 पॉइंट अपन ने कंसीडर कर लिए। अब जब p जब एक बार बाहर है ना, p अपने पास पॉइंट बाहर है, तो यहाँ पे pa वेक्टर है ना, pa वेक्टर डॉट pb वेक्टर की वैल्यू ऑब्वियसली क्या होगी, लेस देन 0 होगी, क्योंकि जो cos थीटा होगा ना अपना, cos थीटा पॉजिटिव होगी, क्योंकि ये वाला जो एंगल होगा ना, जब ये वाला एंगल क्या होगा, जब p स्फीयर के बाहर हुआ ना, तो ये वाला एंगल क्या होने वाला है, एक्यूट होने वाला है। जब ये एक्यूट होगा ना तो अपने आप ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो इस वाले केस में क्या होगा, p अपने स्फीयर के बाहर होगा। अब अपन को पता है, देखो सर्किल में अपन ने पढ़ा हुआ है, ये अगर a और ये b है ना, 2 अपने पास क्या है, ये डायमीटर वाले पॉइंट है, तो ये 90 डिग्री कहाँ पे बनाता है, पेरीमीटर के ऊपर, पेरीमीटर के अंदर होगा तो ये क्या होता है, ऑब्ट्यूस एंगल 90 डिग्री से बड़ा, और अगर ये बाहर जाता है तो ये क्या हो जाता है, एक्यूट एंगल। ये पता है अपन को बेसिक, तो बस वैसा ही यहाँ पे किस में हो रहा है, स्फीयर के लिए हो रहा है, गोले के लिए हो रहा है। तो ये एक्यूट होगा, जब वो अंदर होगा तो क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूस, तो अपने आप सेकंड वाला केस हो जाएगा। जब देखो pa डॉट pb इंटू कॉस थीटा आएगा ना, थीटा की वैल्यू अगर 90 डिग्री से बड़ी है तो अपने आप नेगेटिव हो गया, थीटा की वैल्यू अगर 90 से छोटी है तो अपने आप पॉजिटिव हो गया, तो पॉजिटिव नेगेटिव इक्वल्स टू 0 कहाँ पे होगा, समझ गए आप, जब पॉइंट स्फीयर के पेरीमीटर पे होगा। ठीक है,
कि सर समझ में तो आ गया आंसर क्या होगा। तो फर्स्ट केस में P पॉइंट लाइज आउटसाइड द स्फीयर, सेकंड वाले केस में P पॉइंट लाइज इनसाइड द स्फीयर, और जो तीसरा वाला केस है उसमें P पॉइंट जो है अपना कहां पे, ऑन द स्फीयर लाई करेगा, जो अपना स्फीयर है उसके पेरीमीटर के ऊपर लाई करेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अभी आगे चलते हैं, थोड़ी बहुत थ्योरी और है डॉट प्रोडक्ट के ऊपर। तो जो जनरल एक्सप्रेशन है ना डॉट प्रोडक्ट का, कैमरा चालू है, हाँ, जो डॉट प्रोडक्ट का जनरल एक्सप्रेशन है उसको कैसे लिखते हैं अपन। तो देखो जो ए वेक्टर है ना वो जनरली आता है a1 a2 और a3 की फॉर्म में, मतलब a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, उसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ डायरेक्शन की फॉर्म में, सिखाया है पहले से। और जो बी वेक्टर है वो भी ऐसा ही मिलता है, b1 b2 और b3 इस फॉर्म में मिलेगा वो। तो यहाँ पे a वेक्टर डॉट b वेक्टर क्या हो जाता है, a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। ठीक है, जब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ना तो i कैप इंटू आई कैप वैसे ही होगा। अब के सर ये कैसे हुआ, ये तो समझ ही नहीं आया हमको। तो देखो सिंपल सा रूल है, कैसे आया। तो i इंटू आई जब आप करोगे ना तो i कैप और आई कैप के बीच में एंगल कितना हुआ, 0 डिग्री। i कैप और आई कैप के बीच में एंगल 0 डिग्री तो होगा ना, कोई एंगल ही नहीं होगा। तो cos 0 की वैल्यू कितनी होगी, 1। पर जब a1 इंटू b2 मल्टीप्लाई करोगे ना तो आई कैप और जे कैप के बीच में एंगल कितना हुआ, 90 डिग्री। तो cos 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो a1 b2 आएगा ही नहीं। समझ आया कैसे आ रहा है ये। सिमिलरली a1 और b3 भी नहीं आएगा, क्योंकि a1 आई कैप की डायरेक्शन में है और b3 किसकी डायरेक्शन में है, जे कैप के कैप की डायरेक्शन में। तो आई कैप और के कैप के बीच में भी डायरेक्शन में, दोनों के बीच में एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। तो यहाँ पे भी 90 डिग्री है। तो a1 मॉडुलस b3 मॉडुलस और क्या होगा अपने पास cos 90, तो cos 90 की वैल्यू 0। तो सिमिलरली b1 और b3 भी नहीं आएगा। तो ओनली क्या क्या आएगा, b1 b2 a1 b1 a2 b2 और a3 b3। अब आपको समझ आ गया होगा ये किस स्टेप से आया है, क्योंकि आई कैप वाले में ही एंगल 0 होगा तो ये आएगा, जे कैप के कैप, बाकी सभी में एंगल 90 डिग्री होगा तो वो 0 हो जाएगा। तो ये समझ आया। तो a वेक्टर इंटू बी वेक्टर तो जनरल अपन इस वे में लिखते हैं यहाँ पे। तो ये जनरल एक्सप्रेशन हुआ। अब इसमें डॉट प्रोडक्ट, उसके बाद एंगल निकालने के लिए एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। जो ए वेक्टर और बी वेक्टर हुआ उसके बीच का एंगल जब आपको निकालना है ना, तो उसके लिए आप क्या करोगे, जब उसके बीच का एंगल आपको निकालना होगा तो देखो क्या पढ़ा था अपन ने, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर मॉडुलस बी वेक्टर का मॉडुलस cos थीटा। एंगल क्या है, थीटा। तो cos थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मॉडुलस इंटू बी वेक्टर का मॉडुलस, ये निकल के आएगा। अब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, अब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को अपन ने क्या बोल दिया, यहां से कितना हो जाएगा, a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3, यही आएगा। या फिर इसको मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि सिग्मा a1 b1, समझ गए। सिग्मा a1 b1 का मतलब क्या है, a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। ए वेक्टर का मॉडुलस, अगर ए वेक्टर इसको रिप्रेजेंट कर रहा है तो ए वेक्टर का मॉडुलस कितना हो जाएगा, यहाँ पे सिग्मा रूट ओवर ए स्क्वायर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, ऐसा लिख सकता हूँ क्या, हाँ यही तो होगा ना। अगर ए वेक्टर इक्वल्स टू a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप है तो यही होगा। सिमिलरली मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, देखो सिग्मा b1 स्क्वायर मतलब b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर। तो इसको मैं इस फॉर्म में चेंज कर सकता हूं अपॉन सिग्मा अपॉन रूट ओवर सिग्मा a1 स्क्वायर इंटू रूट ओवर सिग्मा a2 स्क्वायर। तो ये कितना निकल के आया अपने पास, सिग्मा a1 b1 अपॉन रूट ओवर सिग्मा a1 स्क्वायर इंटू रूट ओवर सिग्मा b1 स्क्वायर। ठीक है, तो याद रखना सीधा एंगल बिटवीन, आपको ये फॉर्मूला यूज करना है जब ये दोनों इस टाइप से दिए हुए हों। दूसरा होता है अपने पास एंगल बिटवीन
अगर दोनों के बीच का एंगल परपेंडिकुलर हो, दोनों के बीच का एंगल कितना हो 90 डिग्री हो, तो देखो क्या होगा, अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री, यहाँ पे लिखना अच्छे से, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर कैसे निकालना है। नेक्स्ट टाइटल क्या हो जाता है, ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, तो उसमें क्या करना है, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री, मतलब कितना होगा, ए वेक्टर का मॉडुलस इंटू बी वेक्टर का मॉडुलस इंटू cos 90, cos 90 कितना हो जाता है 0। मतलब इसकी कंडीशन क्या होती है, कंडीशन अब ये 0 हो गया ना पूरा, क्योंकि यहीं पे तो रिजल्ट निकल के आएगा अपने पास, ए वेक्टर का मॉडुलस इंटू बी वेक्टर का मॉडुलस इंटू cos 90, cos 90 ये पूरा 0 हो गया, मतलब a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो ये इसकी कंडीशन होती है अगर वेक्टर अपन को इस फॉर्म में दिए हुए हों, तो a1 इंटू b1 प्लस a2 इंटू b2 प्लस a3 इंटू b3 की वैल्यू 0 होगी अगर a वेक्टर और b वेक्टर दोनों परपेंडिकुलर हों। जो तीसरा केस है वो कितना हो जाता है, जब a वेक्टर एंड b वेक्टर कोलिनियर। अब जब a वेक्टर और b वेक्टर दोनों कोलिनियर होंगे ना, तो उसमें क्या होगा, a1 अपॉन b1 इक्वल्स टू a2 अपॉन b2 इक्वल्स टू a3 अपॉन b3, तीनों क्या होंगे सेम, और उसकी वैल्यू सेम होने वाली है, कोई भी एक कांस्टेंट लैम्डा। तो अगर a1 और b1 दोनों कोलिनियर हैं, एक के ऊपर एक है, तो उसमें a1 अपॉन b1 इक्वल्स टू a2 अपॉन b2 इक्वल्स टू a3 अपॉन b3 लैम्डा निकल के आएगा। वैसे ये तो पुरानी कंडीशन है, ठीक है। तो ये अपन को पता चला है इससे। तो ये तो था अगर a वेक्टर अपन को a1 a2 a3 की फॉर्म में गिवन हो, और b वेक्टर भी अपन को a1 b1 b2 और b3 की फॉर्म में गिवन हो, तो किस टाइप से सॉल्व करना है। इसके बाद जो नेक्स्ट टाइटल आता है वो है, देखो, वेक्टर कंपोनेंट ऑफ a वेक्टर अलोंग b वेक्टर एंड परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। तो ये अच्छा टाइटल है, देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। क्या है टाइटल, वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर एंड सेम टू सेम वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, ठीक है। तो अपने पास क्या है, अपने पास ये एक बी वेक्टर है, ठीक है, और ये अपने पास ये बी वेक्टर हुआ, और ये है इधर ए वेक्टर, ठीक है। इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा। तो सिमिलरली ए वेक्टर आगे जा रहा है, तो यहाँ पे मैंने इसका वेक्टर v1 इसको रिप्रेजेंट किया और इसको v2 रिप्रेजेंट किया, तो यहाँ पे ये हो गया थीटा, ठीक है। ये अभी भी क्या है, ए वेक्टर है। समझ आया क्या हुआ यहाँ पे, तो मैंने कुछ नहीं किया। देखो अब v1 क्या है, अब वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर, तो v1 क्या है, a का b वेक्टर के अलोंग वेक्टर कंपोनेंट है, तो इसमें मैं क्या लिखूंगा, v1 वेक्टर। समझ गए आप v1 क्या है। और वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, तो देखो v2 वेक्टर क्या है, यहाँ पे v2 वेक्टर जो है ना, a वेक्टर का b वेक्टर के परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। समझ आया। तो ये कितना हो गया, v2 वेक्टर। तो मैं थ्योरी में नहीं लिख रहा हूं, वो मैंने आपको टाइटल में ही समझा दिया। तो यहाँ पे a वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर। अब v1 वेक्टर है क्या, समझ गए आप। v2 वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट। v1 वेक्टर क्या है, अपना अलोंग वाला या फिर पैरेलल वाला कंपोनेंट। तो यहाँ पे v1 की वैल्यू देखो, v1 की वैल्यू क्या होगी। अब अगर a का मैं इस पे प्रोजेक्शन डाल दूं, और वेक्टर किसकी डायरेक्शन में होगा, b कैप की डायरेक्शन में, है ना। तो मैं क्या लिख रहा हूं यहाँ पे, प्रोजेक्शन ऑफ a वेक्टर ऑन b वेक्टर, ठीक है। a वेक्टर को मैं b वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन डाल दूंगा, तो यही तो निकलेगा अपने पास, v1 की वैल्यू ही निकलेगी, v1 का मॉडुलस निकलेगा। डायरेक्शन किधर होगी इसकी, इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन सेम होगी, तो डायरेक्शन में क्या यूज कर रहा हूं, b कैप यूज कर रहा हूं, ठीक है, b की डायरेक्शन में है। अब प्रोजेक्शन ऑफ a वेक्टर ऑन b वेक्टर था क्या था, a वेक्टर का मॉडुलस इनटू cos थीटा, ये तो था, सीखा था, इनटू b कैप कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
cos थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ए वेक्टर का मॉडुलस। cos थीटा की जगह अभी सीखा था क्या, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मॉडुलस बी वेक्टर का मॉडुलस, यही होता है। बी कैप का मतलब क्या होता है, बी वेक्टर अपॉन बी वेक्टर का मॉडुलस। यहाँ पे ये दोनों कैंसिल आउट हो रहे हैं क्या, यस कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो रिमेनिंग क्या रहेगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इंटू बी वेक्टर अपॉन बी वेक्टर इंटू बी वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर। समझ आया क्या हुआ। तो देखो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इंटू बी वेक्टर अपॉन बी स्क्वायर। नॉर्मल बी स्क्वायर का मतलब क्या है, बी स्क्वायर बी वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर। तो ये आपको समझ आया। अब देखो ये निकला क्या अपने पास, ये निकला है वेक्टर कंपोनेंट ऑफ, ये v1 की वैल्यू तो निकली है, वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर। तो ये सीधा इस पे बॉक्स बना लेना, वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर कितना हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इंटू बी वेक्टर अपॉन बी स्क्वायर। अगर इसका उल्टा होता, वेक्टर कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर, ऐसा आ जाता तो कितना हो जाता, बी डॉट ए इंटू ए अपॉन ए मॉडुलस स्क्वायर। समझ आया। तो सेम टू सेम रिजल्ट आपको उल्टे के लिए भी लिख लेना, या फिर नहीं भी लिखोगे ना तो भी चलेगा। तो ये समझ आया अपन को, v1 की वैल्यू आ गई। क्या है ये, वेक्टर कंपोनेंट ऑफ, है ना, पूरा लिखना है यहाँ पे फाइनल। सो वेक्टर कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलोंग, वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर इज दिस। अब क्या होगा नेक्स्ट टाइटल, वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। अब वो कितना था, v2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, v2 इक्वल्स टू ए वेक्टर माइनस वी वेक्टर, ए वेक्टर माइनस v1 वेक्टर, है ना। मैं यहाँ से ही निकाल रहा हूँ, v2 की वैल्यू मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ, मैं अलग से ऐसा डेरिवेशन करने नहीं बैठूंगा, नहीं। v2 की वैल्यू सीधी कितनी हो जाएगी, ए वेक्टर माइनस v1 वेक्टर। तो ए वेक्टर अपन के पास दिया हुआ होगा क्वेश्चन में, माइनस v1 की वैल्यू अपन ने ऑलरेडी फाइंड आउट कर ली है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इंटू बी वेक्टर अपॉन बी स्क्वायर, बी क्या, मॉडुलस का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, ध्यान देने वाली बात ये है कि ये वाला ये डॉट प्रोडक्ट है अंदर, है ना। ध्यान क्या देना, अब देखो आप जो नोट्स है ना उसमें जमा के लिख लेना, ये आपको अच्छे से समझ आ गया। लास्ट में क्या लिखोगे, वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर v1 इक्वल्स टू, सीधा फॉर्मूला यही लिखना। दूसरे में वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर इक्वल्स टू, ये लिखना a माइनस v1, फिर ये वाला फॉर्मूला लिख लेना, है ना। अब समझो इसको, ध्यान क्या रखना है, ये क्या है, वेक्टर कंपोनेंट है तो रिजल्ट भी क्या आना चाहिए, वेक्टर। कंफ्यूजन कहां पे होता है, मिस्टेक कहां पे होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या है, स्केलर है ना। अब ये जो है ना b, ये नॉर्मल मल्टीप्लाई है, कोई भी स्केलर इनटू वेक्टर वाला मल्टीप्लाई है, नॉर्मल वाला। जैसे सपोज करो इसकी वैल्यू 2 आ गई तो ये कितना हो जाएगा, 2b वेक्टर, ऐसा हो जाएगा। तो ये रिजल्टेंट क्या रहेगा, वेक्टर रहेगा। अब रिजल्टेंट वेक्टर रहेगा ना, तो इसीलिए अपन क्या बोल रहे हैं, उसको वेक्टर कंपोनेंट बोल रहे हैं। कि सर इधर कैसे होगा, तो देखो वो वाला फॉर्मूला भी मैं लिख देता हूं इधर, और आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। जो दूसरा वाला फॉर्मूला है वो क्या है, ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इंटू बी वेक्टर अपॉन बी वेक्टर का मॉडुलस स्क्वायर। अब देखो ये जो है ना, ये एक स्केलर है, कांस्टेंट है, ये भी वेक्टर है और ये भी एक वेक्टर है। अब स्केलर की वैल्यू सपोज करो 4 आ गई तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ए वेक्टर माइनस 4b वेक्टर अपॉन बी वेक्टर का मॉडुलस स्क्वायर। ये भी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू होगी इसकी। तो वेक्टर माइनस वेक्टर एक वेक्टर ही रिजल्ट होगा। बच्चे क्या करते हैं, जैसे ये हो गया ना, इसको भी डॉट प्रोडक्ट में चेंज करते हैं। नहीं, मैंने लगाया क्या वहां पे, मैंने फॉर्मूले में भी नहीं लगाया, यहाँ पे भी मैंने नहीं लिखा है। डॉट प्रोडक्ट ओनली अंदर है। मिस्टेक कहां पे होती है, वो 4 डॉट बी वेक्टर ऐसे सोच लेते हैं, नहीं वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान रखना क्या है, ये वेक्टर माइनस वेक्टर का रिजल्ट ही वेक्टर आएगा एक, और दोनों केस में वो वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर कहीं पे भी नहीं होगी। तो ये वेक्टर में अपना रिजल्ट आना चाहिए। तो ये जो मिस्टेक होने वाला पॉइंट था इसको भी ध्यान रखना। दोनों फॉर्मूलाज बॉक्स बना के लिख लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है, सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन पे। अभी क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे अपन। अभी आगे चलते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर।
तो एक ये टाइटल भी वैसे अपन ये पढ़ चुके हैं, बट इसका भी एक नया फॉर्मूला एक और है, वो भी मैं आपको लिखवा देता हूं। तो देखो क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। ठीक है, ये होता क्या है, वही ये बी वेक्टर हुआ, ये ए वेक्टर हुआ, ये थीटा हुआ, तो प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर कितना निकल के आता था, ए वेक्टर का मॉडुलस इधर गिरेगा cos थीटा, यही आता था। cos थीटा की वैल्यू अभी चेंज करना आ गई है ना आपको, ए वेक्टर का मॉडुलस, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है ना, अब ये वाला डॉट नहीं है, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है, अपॉन ए वेक्टर का मॉडुलस इनटू बी वेक्टर का मॉडुलस। ठीक है, तो अब ए वेक्टर से ये कैंसिल आउट हुआ, कितना हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन बी वेक्टर का मॉडुलस। देखो ये भी प्रोजेक्शन का ही फॉर्मूला है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू पुट करोगे ना, अपने आप यहाँ पे पहुंच जाओगे। तो ध्यान रखना, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर कितना आया, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन बी का मॉडुलस। अब सिमिलरली अगर ऐसा होता, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर कितना हो जाता, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर सीधा ही अपॉन ए वेक्टर का मॉडुलस। तो प्रोजेक्शन में कभी कभी ये वाला फॉर्मूला भी यूज हो जाता है। तो ये तो प्रोजेक्शन है, ओनली प्रोजेक्शन। अगर होता प्रोजेक्शन वेक्टर, क्योंकि देखो अभी भी यहाँ पे देखो फिर से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इधर वेक्टर दिखती है और इधर वेक्टर दिखती है ना, तो उनको लगता है कि रिजल्टेंट वेक्टर होगा। नहीं, ये डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट का जो रिजल्ट होता है वो क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है। मॉडुलस भी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। तो ये भी एक रियल नंबर में कोई भी वैल्यू आएगी, ये भी एक रियल नंबर में कोई भी वैल्यू आएगी। तो रिजल्टेंट जो है ना स्केलर क्वांटिटी है, ये क्या है, अभी स्केलर क्वांटिटी है। बट अगर वो पूछ लेता प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ, तो प्रोजेक्शन वेक्टर, तो देखो प्रोजेक्शन वेक्टर ए वेक्टर का बी वेक्टर किस डायरेक्शन में है, बी की डायरेक्शन में है। बी की डायरेक्शन क्या होती है, बी कैप। तो अगर यहाँ पे लगा हुआ होता प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, तो अपना रिजल्ट क्या होता, डॉट बी कैप। मतलब ये नॉर्मल डॉट प्रोडक्ट नहीं है, इनटू बी कैप है, नॉर्मल वाला। सपोज करो इसको सॉल्व किया और 4 आंसर आ गया, तो 4 बी कैप अपना फाइनल रिजल्ट होगा। अभी ये वेक्टर में चेंज हो गया है, बी कैप क्या है, डायरेक्शन को शो कर रहा है। सिमिलरली यहाँ पे क्या होता, बी कैप, सॉरी बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर है ना, तो यहाँ पे ए कैप आएगा अगर प्रोजेक्शन वेक्टर की वो बात करेगा। तो ये बात क्लियर हुई होगी आपको। प्रोजेक्शन का ये वाला फॉर्मूला भी यूज होता है, काफी क्वेश्चंस में अपन ये वाला फॉर्मूला भी यूज करेंगे। अब यहाँ पे भी दो चीजें हैं, या तो प्रोजेक्शन या फिर प्रोजेक्शन वेक्टर। जब प्रोजेक्शन वेक्टर आएगा तो डायरेक्शन लगाना मत भूलना, जिसके भी ऊपर गिर रहा है ना, जिसके भी ऊपर गिर रहा है उसकी डायरेक्शन आएगी, ऑन जिसके भी ऊपर हो। अब देखो फॉर्मूले में जब जिसके ऊपर प्रोजेक्शन होना वो फॉर्मूले में ज्यादा आ रहा है, याद रखने का तरीका, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, तो बी ज्यादा आएगा फॉर्मूले में, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन बी वेक्टर का मॉडुलस। प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, तो ए ज्यादा आएगा फॉर्मूले में, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर इनटू ए कैप, अगर डायरेक्शन पूछे तो ये पॉइंट भी क्लियर हुआ होगा। अब आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इन पे बेस्ड। तो अभी पहला क्वेश्चन क्या है अपने पास, सिंपल सा, ए वेक्टर दिया हुआ है, बी वेक्टर दिया हुआ है, फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर। तो पहला क्या होगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन बी वेक्टर के ऊपर है तो बी वेक्टर का मॉडुलस, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस का 4 माइनस का 5 3 जा 15, और ये कितना हो जाएगा, माइनस का 14 इंटू 6, खुद कर लेना, अपॉन रूट ओवर बी वेक्टर का मॉडुलस विच इज 4 प्लस 25 प्लस 14 का स्क्वायर 196। ठीक है, कंप्लीट कर लोगे, विल गेट द आंसर। दूसरे वाले में आंसर क्या हो जाएगा, सिमिलरली ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मॉडुलस। तो यहाँ पे माइनस का 4 माइनस का 15 माइनस का 14 इंटू 6, ये तो सेम रहेगा, ए वेक्टर का मॉडुलस जो कि क्या होने वाला है, रूट ओवर 4 प्लस 9 प्लस 6 का स्क्वायर 36 है ना। कंप्लीट सॉल्व कर लेना, यू विल गेट द आंसर। दूसरा क्वेश्चन देखो, एक्सप्रेस ए वेक्टर। ए वेक्टर एक वेक्टर है, क्या है, 5 माइनस 2 एंड 5 एज सम ऑफ 2 वेक्टर्स, 1 इज पैरेलल। तो ए वेक्टर को एक्सप्रेस करो, 1 इज पैरेलल टू अनदर
एंड परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। तो एक बी वेक्टर है, कितना है बी वेक्टर इक्वल्स टू 3 0 1, ये बी वेक्टर है। तो ए वेक्टर को अपन को रिप्रेजेंट करना है बी वेक्टर के पैरेलल और परपेंडिकुलर की फॉर्म में। तो देखो सपोज करो ये है अपने पास ए वेक्टर जिसकी वैल्यू है 5 -2 एंड 5, तो ये ए वेक्टर है। तो एक वेक्टर इसके पैरेलल वही ये v1 सपोज कर लो, और ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर वाला, ये अपने पास v2 वेक्टर हो जाएगा, ये v1 वेक्टर है। तो जो v1 वेक्टर है ना, ये तो क्या है इसके पैरेलल है b वेक्टर के, तो मैं इसको बोल सकता हूँ क्या लैम्डा इनटू b वेक्टर। या तो देखो जो मैंने फॉर्मूला लिखवाया है वो सीधा यूज करना, यू विल गेट द आंसर। या फिर इसको सॉल्व करने का दूसरा तरीका भी होता है, क्योंकि देखो a वेक्टर का ये कौन सा वाला पार्ट है, ये इसके हॉरिजॉन्टल वाला पार्ट है, मतलब पैरेलल टू b वेक्टर वाला पार्ट है v1 जो है। तो यहाँ पे v1 और इसकी डायरेक्शन सेम है ना, पैरेलल है ना, तो मैं यूज कर सकता हूँ v1 इक्वल्स टू लैम्डा b वेक्टर, सीधा सीधा यूज कर सकता हूँ v1 इक्वल्स टू लैम्डा b वेक्टर। और दूसरा अपन क्या यूज कर सकते हैं, दूसरा देखो यहाँ पे जो v2 वेक्टर होगा ना, अब a वेक्टर इक्वल्स टू v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर, तो जो v2 वेक्टर की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी a वेक्टर माइनस v1 वेक्टर। तो ये तो अपन खुद फाइंड आउट कर लेंगे, अगर v1 आ गया मेरे पास a भी है, v1 आते ही आंसर आ जाएगा। अब अपन यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये क्वेश्चन आता है। तो देखो अब लैम्डा के लिए, अब ये जो v2 वेक्टर है और ये जो b है, यहाँ पे v2 वेक्टर और जो b वेक्टर है ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, दोनों के बीच में क्या है 90 डिग्री का एंगल होगा ना, ये 90 डिग्री का एंगल है एग्जैक्टली। v2 तो यहीं से निकलेगा, तो ये 90 डिग्री का एंगल होगा। तो v2 परपेंडिकुलर टू b वेक्टर, मतलब v2 वेक्टर डॉट b वेक्टर इक्वल्स टू कितना होगा 0, बट v2 की तो वैल्यू ही नहीं है, v2 की वैल्यू तो अपन तो यहाँ से निकाल लेंगे। तो v2 की वैल्यू पुट कर दो कितनी, a वेक्टर माइनस v1 वेक्टर डॉट b वेक्टर इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसके बाद a वेक्टर माइनस v1 की वैल्यू भी कितनी है लैम्डा b वेक्टर डॉट b वेक्टर इक्वल्स टू 0। कि सर अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ से लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो देखो अब डॉट प्रोडक्ट अंदर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा a वेक्टर डॉट b वेक्टर, और यहाँ पे माइनस b वेक्टर डॉट b वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर, सीधा सीधा सा रिजल्ट है लैम्डा इंटू b वेक्टर मॉडुलस स्क्वायर। क्योंकि देखो b वेक्टर और b वेक्टर के बीच में एंगल कितना हो जाएगा cos 0, ठीक है। तो b वेक्टर का मॉडुलस इंटू b वेक्टर का मॉडुलस इंटू cos 0, मैंने सीधा क्या लिख दिया b वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब a वेक्टर इंटू b वेक्टर अपन निकाल सकते हैं क्या यहाँ से, a वेक्टर इंटू b वेक्टर। देखो बढ़िया क्वेश्चन है ये, अगर आप इस रास्ते से जाओगे ना तो काफी आसानी से सॉल्व हो रहा है, बट अगर आप दूसरे वाले रास्ते से गए जो अपन ने फॉर्मूला निकाला वो बताना जरूरी है। अगर आप वैसे जाओगे तो थोड़ा सा टाइम आपको ज्यादा लगेगा। यहाँ पे अपन ने क्या किया, v1 b के पैरेलल है तो v1 इक्वल्स टू लैम्डा b सपोज किया, और v2 और b परपेंडिकुलर है तो इन दोनों का परपेंडिकुलर 0 कर दिया। बस यहाँ से अपन को लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी, लैम्डा की वैल्यू आ गई तो v1 आ जाएगा, v1 आ गया तो v2 आ जाएगा, है ना। अब देखो कैसे निकालेंगे, a वेक्टर डॉट b वेक्टर, तो a वेक्टर ये रहा, b वेक्टर ये रहा, तो 5 इंटू 3 कितना होगा 15, यहाँ पे 0 है तो ये 0 हो गया प्लस 0, 5 इंटू 1 विच इज 1 माइनस लैम्डा इंटू b1 वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर, तो कितना होगा रूट ओवर 3 का स्क्वायर 9 प्लस 0 का स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं है, 1 का स्क्वायर 1, इसका स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो इसको अपन सिंप्लीफाई करेंगे तो अपन कहां तक पहुंचेंगे, 15 प्लस 1 कितना हुआ 16 माइनस लैम्डा स्क्वायर इंटू 9 प्लस 1 वो हो जाएगा अपने पास 10, तो रूट ओवर 10 का स्क्वायर कितना आया 10 इक्वल्स टू 0, तो लैम्डा स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हुआ ये यहाँ पे, ये हो जाएगा अपने पास 16 अपॉन 10, तो जो लैम्डा की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी 4 अपॉन रूट 10, या फिर कुछ और सिंप्लीफाई करना हो तो कर देना। कुछ मिस्टेक तो नहीं हुई क्योंकि लैम्डा की वैल्यू इजी आनी चाहिए, a वेक्टर डॉट b वेक्टर, तो 5 इंटू 3 15 होगा, 5 इंटू 1 यहाँ पे 5 होगा, यहाँ पे मिस्टेक हुई है देखो, माइनस 2 इंटू 0 वो तो 0 ही होगा, मैं क्या यूज कर रहा हूँ a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 यूज कर रहा हूँ मैं सीधा ही, तो 5 इंटू 3 ये तो 15 होगा, माइनस का 2 इंटू 0 वो 0 होगा, और 5 इंटू 1 विच इज 5, तो यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया था तो यहाँ पे कितना आएगा 5। अगर यहाँ पे 5 आएगा
तो यहाँ पे 15 प्लस 2 विच इज 15 प्लस 5 20 हो गया पूरा 20, तो ये इधर जाएगा तो 20 अपॉन 10 विच इज 2। तो लेमडा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 सीधी, लेमडा स्क्वायर नहीं है, ओनली लेमडा है। तो लेमडा कितना आ गया अपने पास 2, ठीक है, ये मत लिखना। तो लेमडा की वैल्यू 2 आ गई, समझ आया आपको किस स्टेप से सॉल्व हुआ। लेमडा की वैल्यू 2 आ गई तो 2 बी वेक्टर को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ v1। तो 10 माइनस का 4 10 किसकी वैल्यू हो जाएगी v1 की। a वेक्टर माइनस v1 करना v2 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा, काफी आसान वाले तरीके से सॉल्व किया है अपन ने। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आई होप आज आपने कुछ नया सीखा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और किसी भी चैप्टर की प्रैक्टिस पेपर की अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू।